लास्ट क्लास में हम लोग प्रोजेक्टाइल के बारे में डिस्कस किए थे, प्रोजेक्टाइल मोशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो इस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बेसिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिक्स, पहले फोर्स तो आपको पता होगा। फोर्स एक्चुअली क्या है, कौन बता सकता है क्या? सपोज एक ब्लॉक है, यहाँ एक ब्लॉक है, एक टेबल के ऊपर मैं फोर्स दिया, इसको क्या किया, पुल किया तो इसका फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ब्लॉक ऐसे मोशन करेगा। ये इससे भी टेबल के ऊपर ये एक ब्लॉक है, इसको मैं पुश करूंगा, क्या करूंगा, पुश करूंगा, तो फोर्स इधर अप्लाई करूंगा तो ब्लॉक क्या करेगा, मोशन इधर करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? Yes. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। देखो पूरा बेसिक्स से समझा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ो। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, सपोज एक बॉडी जो भी कांटेक्ट में रहता है सरफेस के साथ, ये एक सरफेस है, इसके ऊपर ये बॉडी जो है ये कांटेक्ट में है, तो अभी इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एन। ठीक है, सपोज ये एक सरफेस है, इसके ऊपर एक बॉडी ना कांटेक्ट में है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल फोर्स एन। ये एक सरफेस है, तो बॉडी इसमें कांटेक्ट है, तो नॉर्मल फोर्स किधर होगा, इधर। ठीक है, सपोज बॉडी, ये एक सरफेस है, ये है बॉडी, तो नॉर्मल फोर्स किधर होगा। समझ में आ गया इतना? समझ में आ गया? Yes, sir. थोड़ा सा लिख लो, व्हेनेवर a body is in contact with a surface, the surface exerts a normal force over it. कोई भी बॉडी एक सरफेस के ऊपर कांटेक्ट में आएगा तो सरफेस क्या करेगा, बॉडी के ऊपर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगा। लिख लिया आप लोग? जी सर। अभी देखो, जब बॉडी सपोज कांटेक्ट लूज कर देगा सरफेस के साथ, when a body is contact with a surface, the normal force vanishes। नॉर्मल फोर्स क्या होगा, वैनिश करेगा, तो नॉर्मल फोर्स वैनिश करेगा तो एन कितना हो जाएगा, जीरो। एन कितना हो जाएगा, जीरो। सपोज एक बॉडी इधर है, ये सरफेस है, बॉडी इसके ऊपर कांटेक्ट नहीं है, बॉडी थोड़ा सा ऊपर है, कांटेक्ट नहीं है, तो नॉर्मल फोर्स कितना होगा, जीरो। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. अभी हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, ये थोड़ा सा सिर्फ बेसिक डिस्कस कर देते हैं। ये रफ सरफेस है, ये सरफेस के ऊपर एक बॉडी है, तो नॉर्मल फोर्स
इधर लगेगा, आपको तो पता है नॉर्मल फोर्स ये है। और बॉडी का मोशन किधर कर रहा है, इधर मोशन हो रहा है, बॉडी का क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। ठीक है, तो फ्रिक्शन किधर होगा, ये वाला, ये डायरेक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शन। ठीक है, ये एफ को क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन। समझ में आ गया। समझ में आ गया सबको। Yes, sir. तो फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप भी देखते हैं, टेंशन लिख लिया आप लोग। टेंशन, ये टेंशन आप लोग का दिमाग के ऊपर जो टेंशन आता है वो टेंशन नहीं है। टेंशन मतलब एक सपोज ये है, इसके ऊपर एक स्ट्रिंग अटैच है, स्ट्रिंग अटैच है, स्ट्रिंग के साथ एक मास भी अटैच है, इसका मास है m। तो टेंशन किधर लगा, ये जो हो जाएगा फोर्स, इसको बोलेंगे टेंशन। ठीक है, टेंशन। समझ में आ गया। ये ये हो गया टेंशन। ये फोर्स किधर डालेगा, स्ट्रेच, ये मास की वजह से स्ट्रिंग थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा, तो स्ट्रेच हो जाएगा तो टेंशन जो लगेगा, स्ट्रेच होने की वजह से जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं टेंशन। ठीक है, टी। इसमें दो केसे दो केस है, आपको याद रखना है। इफ स्ट्रिंग इज लाइट और massless, string is light or massless, tension in the string at every point is zero। ठीक है, string is light और massless होगा, tension in the string is every point is same, सॉरी जीरो लिख दिया गलती से, every point is same। ठीक है, if the string is having mass the tension in the string is different at every point। स्ट्रिंग लाइट और मासलेस होगा तो टेंशन इन द स्ट्रिंग एट एवरी पॉइंट सेम होगा। ये स्ट्रिंग और लाइट होगा तो, स्ट्रिंग लाइट या मासलेस होगा तो टेंशन इधर टी है, इधर भी टी है। ठीक है, ये भी टी है, जहां भी कैलकुलेट करोगे टेंशन टी होगा। स्ट्रिंग इज हैविंग मास होगा तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। डिफरेंट पॉइंट स्ट्रिंग का टेंशन क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। और हम लोग ये पहला वाला केस पूरा एनालिसिस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये केस से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, हम सिर्फ जितना भी केस डिस्कस करेंगे वो स्ट्रिंग उसमें लाइट और मासलेस होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। इतना तक समझ में आ गया। Yes, sir. देखो, और आपको तो इतना तो पता होगा, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी और ऐसा यूनिट कितना हो जाएगा फोर्स का, न्यूटन। और सीजीएस का, सीजीएस यूनिट फोर्स का कितना हो जाएगा, डाइन। ये तो पता होगा, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये डाटा तो इतना तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट पेज जाए।
बताओ। Yes, sir. अभी हम देखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोला, आपको तो पता है, फिर भी मैं लिख रहा हूँ। इफ द नेट फोर्स acting on the body zero, it continues in its state of rest, in its state of rest, or in uniform motion, in a straight line. F net equal to 0, ठीक है। if the net force acting on the body is 0, it continues to be state in a state of rest or in uniform motion in a straight line. सपोज एक बॉडी रेस्ट में है, इसके ऊपर जितना जितना भी फोर्स लग रहा है ना, नेट फोर्स इसके ऊपर एफ नेट कितना है, 0 है, ठीक है। तो बॉडी रेस्ट में रहेगा। सपोज एक बॉडी क्या कर रहा है, ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी यू में, तो इसके ऊपर जब तक नेट फोर्स 0 होगा तब तक ये यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में करेगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो एफ नॉट 0 मीन्स एफ इक्वल टू, आपको पता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन 0। इतना समझ में आ गया। समझ में आ गया। सपोज बॉडी के ऊपर नेट समेशन ओवर ऑल फोर्स इज 0, समेशन ओवर फोर्स इज 0, तो बॉडी क्या बोलेंगे हम, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स बॉडी यदि रेस्ट में होगा तो रेस्ट में रहेगा, बॉडी यदि वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो मोशन करेगा। समझ में आ गया इतना। इतना समझ में आ गया, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और इनर्शिया के बारे में तो आपको पता होगा, इनर्शिया मीन्स क्या है। एक्चुअली कोई भी बॉडी हो, उसका टेंडेंसी क्या है, वो रेस्ट में रहेगा और मोशन करेगा तो मोशन करता रहेगा, ठीक है। यदि रेस्ट में रहेगा तो रेस्ट में रहना चाहेगा, और वो यूनिफॉर्म मोशन करेगा तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब करना चाहेगा, ठीक है। वो जो प्रॉपर्टी को बॉडी का क्या बोलते हैं, इनर्शिया। क्या बोलते हैं, इनर्शिया। दैट मीन्स द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट or keep moving once it is set in motion results from the property known as inertia। तो इनर्शिया का भी डिफरेंट टाइप्स है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये सब है, ठीक है। उसके बारे में तो आपको पता होगा, ठीक है। तो हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, अभी न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोला,
न्यूटन सेकेंड लॉ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? इट स्टेट्स दैट the net force acting on the body नेट एक्सटर्नल फोर्स करो, ठीक है, नेट एक्सटर्नल फोर्स acting on the body is directly proportional to the rate of change of motion, the rate of change of motion, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन। ठीक है, देखो मैथमेटिकली एक्चुअली क्या होता है, एफ ही प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई डी। तो जो ये जो पी है क्या है, मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको इक्वल करने के लिए एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट के लिख दिया, के इक्वल टू डीपी बाई डी। और ये के का वैल्यू क्या है, 1 है, के का वैल्यू क्या है, 1 है। तो हम कितना लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू डीपी बाई डी। ठीक है, आपको पता है कि पी इक्वल टू क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। तो एक्चुअली क्या है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपको तो पता होगा डी बाई डी टी ऑफ यू इंटू वी का फॉर्मूला, यू इंटू डी वी बाई डी टी प्लस वी इंटू डी यू बाई डी टी, यही तो है। देखो वैसे एम इंटू डी वी बाई डी टी प्लस बी इंटू डी एम बाई डी टी। इधर क्या है, मास कांस्टेंट है, क्या है यार, मास इक्वल टू कांस्टेंट, मास कांस्टेंट है तो एफ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एम इंटू डी वी बाई डी टी प्लस ये कितना हो जाएगा, मास से कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एम डी वी बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी का वैल्यू पता है आपको, एक्सीलरेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो एफ इक्वल टू कितना हो गया, एम ए। समझ में आ गया सबको? अगर इसका डाउट है तो बताओ। नो सर। जी सर, समझ में आ गया? यस सर। आप लोग नोट कर रहे हो ना, या नोट नहीं कर रहे हो? जी सर। कर रहे हो ना? तो अभी हम क्या करेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ डिस्कस करेंगे। ये तो बहुत फेमस है, आप सबको पता होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ। एवरी एक्शन for every action there is an equal and opposite reaction, every action has an equal and opposite reaction। ठीक है, ये तो पता होगा। तो अभी हम डिस्कस करेंगे वर्किंग विथ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। वर्किंग विथ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। तो वर्किंग विथ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ डिस्कस करेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। जनरली हम लोग क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एफबीडी। ठीक है, ये आना चाहिए सब लोगों को। फर्स्ट केस में करेंगे, फर्स्ट केस में ए ब्लॉक is placed on a table, a block is placed on a table। सपोज ये एक टेबल है,
इसके ऊपर एक ब्लॉक ऑफ मास m प्लेस। तो अभी ब्लॉक प्लेस टेबल के ऊपर है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग करेंगे। तो ये मास का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, देखो ये मास m है, ठीक है। ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल। नीचे क्या लगेगा, नीचे क्या लगेगा mg, नीचे क्या लगेगा mg। तो mg इक्वल टू क्या है, w। तो ऊपर लगेगा नॉर्मल, नीचे क्या लगेगा w। समझ में आ गया सबको, यस सर। कुछ डाउट है। नॉर्मल क्यों लगा, देखो ये इस जो ब्लॉक है ये टेबल के साथ कांटेक्ट में है, तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग गया n, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगे n और नीचे लगे mg। समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट, a ball attached to a string, attached to a string। तो जो बॉल स्ट्रिंग के ऊपर अटैच हो जाएंगे, तो क्या होगा, उसका फ्री बॉडी डायग्राम दिखाता हूँ आपको। एक बॉल है, बॉल का मास m है, ये स्ट्रिंग के ऊपर अटैच है। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे, किसका करेंगे, बॉल का। देखो मास, ये इसमें ये क्या है, स्ट्रिंग क्या है, मासलेस है, मासलेस स्ट्रिंग है। तो मासलेस स्ट्रिंग में बताया था टेंशन इज सेम एट डिफरेंट पॉइंट्स। जहां भी टेंशन कैलकुलेट करोगे सब जगह टेंशन है, तो ऊपर ये मास के ऊपर ये इधर क्या लगेगा टेंशन, नीचे क्या लगेगा W इक्वल टू mg। इसको ही क्या बोलते हैं, एफबीडी ऑफ बॉल, फ्री बॉडी डायग्राम। इतना समझ में आ गया। यस सर। ये वाला देखो, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, तो ये क्या है, थीटा है। इसके ऊपर एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग कनेक्टेड है, स्ट्रिंग में एक मास अटैच है, स्ट्रिंग में एक मास अटैच है। तो क्या होगा इसका फ्री बॉडी में, तो मास कैसे है, ऐसे है स्ट्रिंग का मास, ये मास ऐसे है। तो ये देखो ये डायरेक्शन में क्या लग रहा है, क्या लगेगा, ये टेंशन। ये सरफेस के साथ यहाँ कांटेक्ट है, तो नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा, उसका परपेंडिकुलर लगेगा नॉर्मल फोर्स, और नीचे क्या लगेगा mg। W इक्वल टू क्या लगेगा mg। तो नॉर्मल फोर्स को इधर ड्रॉ नहीं करना है, इधर ड्रॉ करोगे तो ये नॉर्मल फोर्स ड्रॉ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नॉर्मल फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये सरफेस के प्रति परपेंडिकुलर होगा, तो क्या होगा इधर, ये थोड़ा ऐसे बेंड है ना, तो इधर ही आएगा। तो इसलिए इसको ऐसे किया। समझ में आ गया सबको। यस सर। ठीक है। उसके बाद हम पुल्ली के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। पुल्ली, ये सब आप लोग 12th में पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, बताओ, सच सच बताओ। पढ़े थे सर। सब पढ़े थे। कौन कौन पढ़े थे बताओ थोड़ा। यस सर। प्रियंका, यस सर। और आप लोग पढ़े थे, स्मरणिका, मिताली, अमिता। जी सर। ठीक है, यस सर। मैं थोड़ा बता देता हूँ फिर भी। एक्चुअली पुल्ली एक डिवाइस है, पुल्ली इज ए डिवाइस which changes the direction of force, which changes the direction of force। changes the direction of force। पुली तो आप रियल लाइफ में आप देखे होंगे कि जो वेल में पुली लगता है ना, पानी निकालते हैं लोग, देखेगा नहीं। ये सपोज एक मास है m1, इधर लग गया मास क्या है m2, तो इधर ये क्या लगेगा टेंशन, क्योंकि स्ट्रिंग अटैच है,
इसमें स्ट्रिंग अटैच है, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, पूरा अज्यूम करेंगे मासलेस पुली। इफ वी अज्यूम पुली एज मासलेस, क्योंकि मास वाला पुली के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। पुली इज पुली एज massless, if we assume pulley as massless and frictionless, then tension in the string either side, tension in the string on either side, tension in the string on either side is same, ठीक है। ये स्ट्रिंग, ये जो पुली है इसको मासलेस और फ्रिक्शनलेस कंसीडर करेंगे तो टेंशन ये साइड में भी टी होगा, ये साइड में टी होगा, टेंशन दोनों का दोनों साइड में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। एक अभी क्वेश्चन देता हूँ, उसको करना है आप लोगों को। दिया क्वेश्चन, 3 forces F1 equal to 3i cap plus 2j cap minus k cap, comma 4i cap minus j cap minus 2k cap, ये F2 है, and F3 equal to 23j cap 3k cap Newton. Act on a mass of 5 kg. Calculate the acceleration of the particle. करके बताओ जल्दी जल्दी, सब लोग कोशिश करो, आंसर बताना है आपको। बताओ सब लोग, नहीं हुआ? देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले F1 दे दिया, F2 दे दिया, F3 दे दिया, और मास दे दिया। मास दिया कितना, 5 kg, और फोर्स दिया F1 दिया 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, F2 दिया कितना 4i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप, F3 दिया कितना 23j कैप प्लस 3k कैप। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपको पता है ना एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स बाय मास, फोर्स बाय मास। तो पहले हमको एक वो बोला है कि मास है 5 kg है, इसके ऊपर डिफरेंट फोर्स, तीनों फोर्स एक्ट कर रहे हैं, F1 F2 F3। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ेगा। पहले F कैलकुलेट करते हैं। F इक्वल टू क्या कर लेंगे, F1 प्लस F2 प्लस F3।
तो F1 का वैल्यू कितना है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप प्लस 4i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप प्लस F3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 23j कैप प्लस 3k कैप। अभी तीनों फोर्स को ऐड करना है, तो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 4 3 7 7 7i कैप हो गया 2j कैप माइनस j कैप प्लस 23j कैप कितना हो गया 24j कैप कितना हो गया 24j कैप। तो माइनस k कैप माइनस 2k कैप माइनस 3k कैप प्लस 3k कैप, ये माइनस 2k कैप माइनस k कैप प्लस 3k कैप कैंसिल हो गया, तो F कितना हो गया इतना हो गया। तो उसका रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना है 49, 24 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 1 4 9 8 9 6 15 गलत हो गया कहाँ 24 का स्क्वायर कितना क्या कर दिया मैं क्या करे 24 इंटू 24 16 1 96 8 4 6 7 576 कितना हो गया 576। तो ये कितना 5 2 625 625 का रूट ओवर कितना हो गया 25। तो हमको एक्सीलरेशन निकालना है, तो एक्सीलरेशन पता है ना फोर्स बाय मास, तो फोर्स हो गया 25 और मास कितना हो गया 5, तो कितना हो गया एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबको समझ में आ गया। किसका डाउट है बताओ। ओके समझ में आ गया सबको। तो अभी क्या है कि टाइम हो गया है, ठीक है टाइम हो गया है। मैं फिर नेक्स्ट आपको क्या है नेक्स्ट अभी नेक्स्ट क्लास का लिंक अभी भेज रहा हूँ, ठीक है एंड कर रहा हूँ, ठीक है।